अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो बेसिक पॉलिटिकल साइंस है उसके मतलब एमसीक्यूज़ का एक कल हमने सिलसिला शुरू किया था, उसका पार्ट 1 आपने देखा और आज जो है उसका पार्ट 2 जो है वो आपके लिए लाए हैं। तो ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे जो है जो हमारे जो बीएस के जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या बीएस इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं और लेक्चरशिप का टेस्ट देने वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, एजुकेटर्स भर्ती होने वाले हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, एपीएससी और एसपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, एनटीएस के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मतलब जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है और ये एपिसोड जो है वो उनके लिए इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद जो है लाजमी तौर पे जो है आपको ये एहसास होगा कि ये वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस के मतलब इंतहाई अहमियत की हामिल इन्फॉर्मेशन की हामिल है। और आइए इस वीडियो का ज़्यादा तौर पर आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ए स्टेट which does not distinguish the people on the basis of religion is called। एक ऐसी रियासत जो अपने जो उसके जो सिटीजन्स होते हैं, जो उसके जो बाशिंदे होते हैं, उनके साथ मजहबी बुनियादों के ऊपर जो है किसी किस्म की कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती, कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती और अपने तमाम जो उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तमाम जो उसके सिटीजन्स होते हैं, उनके साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, वो सब के साथ एक जैसी जो है डीलिंग करती है। ऐसी स्टेट को क्या कहा जाता है? सेकुलर स्टेट कहा जाता है या थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है? तो आपने बताना ये है, ए स्टेट विच डज नॉट डिस्टिंग्विश द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट और थियोक्रेटिक स्टेट। द करेक्ट आंसर इज सेकुलर स्टेट। Secular state is that state which does not distinguish the people on the basis of religion। तो ऐसी रियासत जो मजहबी बुनियादों के ऊपर जो है अपने सिटीजन्स के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करती, बल्कि वो तमाम रियासत के शहरियों को बिला इम्तियाज़ उनका जो मज़हब है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन जो है सबके साथ इक्वल बेसिस के ऊपर जो है डील करती है। ऐसी रियासत को सेकुलर स्टेट कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्कूल ऑफ थाट ग्लोरीफाइज द स्टेट? पहला ऑप्शन है आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट, सेकंड ऑप्शन है प्लूरलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट। प्लूरलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है तकसीर पसंद जो है स्कूल ऑफ थाट जो है। तो आपने बताना ये है कि इन दोनों में से कौन सा स्कूल ऑफ थाट जो है वो स्टेट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है, स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इंडिविजुअल के मुकाबले में स्टेट को वो एक सुपीरियर अदारा जो है ख्याल करता है और स्टेट के मुकाबले में इंडिविजुअल को जो है वो एक इन्फीरियर जो है वो ख्याल करता है। तो ऐसा स्कूल ऑफ थाट जिसके नज़दीक स्टेट इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल है और उसके मुकाबले में फ़र्द जो है वो कमतर है, वो कौन सा स्कूल ऑफ थाट है? आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट कहेंगे या प्लूरलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है? तो इसमें करेक्ट आंसर है आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट। आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट ग्लोरीफाइज द स्टेट। तो ये स्टेट को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोरीफाई करता है। और आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। विच स्कूल ऑफ थाट वांट्स टू मिनिमाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट? अब आपने बताना ये है कि कौन सा स्कूल ऑफ थाट जो है, कौन सा मकतबा फ़िक्र जो है, कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो स्टेट के रोल को मिनिमाइज़ करती है, स्टेट के अख्तियारात को कम करती है और उसके मुकाबले में जो इंडिविजुअल है उसको ज़्यादा अख्तियारात देती है, ज़्यादा पावर देती है या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो इसमें दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। विच स्कूल ऑफ थाट वांट्स टू मिनिमाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट? इंडिविजुअलिस्ट स्कूल ऑफ थाट या आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट? तो इसमें जवाब है इंडिविजुअलिस्ट स्कूल ऑफ थाट। इंडिविजुअलिस्ट स्कूल ऑफ थाट्स वांट्स टू मिनिमाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट। तो जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो स्टेट के रोल को मिनिमाइज करते हैं, जो आइडियलिस्ट हैं वो स्टेट के मुकाबले में इंडिविजुअल के रोल को मिनिमाइज करते हैं और वो स्टेट के रोल को ग्लोरीफाई करते हैं। आइडियलिस्ट कौन है? जो स्टेट को ग्लोरीफाई करते हैं। इंडिविजुअलिस्ट कौन है? जो स्टेट के रोल को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, यानी वो उनके नज़दीक रियासत जो है वो फ़र्द के मुकाबले में
एक कमतर अदारा है और रियासत का काम है कि वो फ़र्द को सर्व करे। जो आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि फ़र्द जो है उसे रियासत को सर्व करना चाहिए, फ़र्द को रियासत के लिए बनाया गया है। इंडिविजुअलिस्ट क्या कहते हैं, रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है। तो ये एक बहस है पॉलिटिकल साइंस की, और सियासी मुफक्रीन का वो ग्रोह जिनके नज़दीक रियासत एक ज़्यादा बाख्तियार दायरा है और फ़र्द के मुकाबले में रियासत को बरतर हैसियत हासिल है और फ़र्द का काम है कि वो रियासत को सर्व करे, उनको इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं। और सियासी मुफक्रीन का वो ग्रोह जिनके नज़दीक इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है और रियासत का काम है कि वो फ़र्द को सर्व करे और रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है, उनको इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डियर स्टूडेंट्स, विच पॉलिटिकल थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड मेटाफिज़िकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जैसा कि आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ थ्योरीज काम कर रही होती हैं, तो कौन सी पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको मेटाफिज़िकल थ्योरी भी कहा जाता है। विच पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटाफिज़िकल थ्योरी। उसमें आइडियलिस्टिक थ्योरी है और रियलिस्टिक थ्योरी है। तो उन दोनों में से कौन सी थ्योरी जो है दैट इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज द मेटाफिज़िकल थ्योरी? द करेक्ट आंसर इज़ आइडियलिस्टिक थ्योरी इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज द मेटाफिज़िकल थ्योरी। तो जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है उसको मेटाफिज़िकल थ्योरी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हुज नेम इज़ एसोसिएटेड विद द आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ द स्टेट? उसमें है जॉन लॉक और दूसरा नाम है हेगल। तो इन दोनों ये जो सियासी मुफक्कर हैं, जॉन लॉक का तल्लुक बरतानिया के साथ है और हेगल जो है इसका तल्लुक जो है जर्मनी के साथ है। तो इन दोनों में से कौन सा सियासी मुफक्कर है जो आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट से जिसका तल्लुक है, जहाँ आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ द स्टेट के साथ उसका तल्लुक है? हुज नेम इज़ एसोसिएटेड विद द आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ क्या है, और इन दोनों मुफक्रीन में से किस मुफक्कर का तल्लुक जो है वो आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट के साथ है, तो उसमें दुरुस्त जवाब है हेगल। ये स्टूडेंट ये जनरली आप याद रख सकते हैं, जो मोस्टली जर्मन राइटर्स हैं वो आइडियलिस्टिक हैं, यानी वो स्टेट को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डियर स्टूडेंट्स। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट। तो आपने बताना ये है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, नज़रिया मुआहदा इमरानी, डील्स विद द ओरिजिन ऑफ, किस अदारे से जो है इसका तल्लुक है, यानी ओरिजिन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या ओरिजिन ऑफ द स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ओरिजिन ऑफ द स्टेट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो इस चीज़ से बहस करती है कि रियासत का ओरिजिन कैसे हुआ है, रियासत का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, रियासत की डेवलपमेंट कैसे हुई है, रियासत जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, रियासत जैसा जो अदारा है, ये कैसे वजूद में आया है, किन मराहल से गुजर कर जो है वो वजूद में आया है। तो जो थ्योरी इस इशू के ऊपर बात करती है कि रियासत वजूद में कैसे आई है, रियासत क्यों वजूद में आई है, रियासत से पहले जो है मामलात क्या थे और किस तरह रियासत जैसा अदारा जो है यानी पॉलिटिकल सोसाइटी किस तरह वजूद में आई है, तो वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जिन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पेश किया है उनको सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, हेनरी मेन इज़ कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, जो ओरिजिन ऑफ द स्टेट है उसके मतलब मुख्तलिफ थ्योरीज पाई जाती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट है, और उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ फोर्स है, पेट्रियार्किक थ्योरी है, मैट्रियार्कल थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है और हिस्टोरिकल थ्योरी है। तो ये 6 मुख्तलिफ थ्योरी जो हैं ये रियासत के आगाज़ के बारे में पाई जाती हैं, यानी रियासत का आगाज़ कैसे हुआ, इसके मतलब 6 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मुख्तलिफ उसकी थ्योरी शुमार होती हैं। तो इसमें आपने बताना ये है कि ये जो शख्स है हेनरी मेन जो है इसका तल्लुक किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट? हेनरी मेन इज़ कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, पेट्रियार्कल थ्योरी और मैट्रियार्कल थ्योरी। पेट्रियार्कल थ्योरी का मतलब है पिदरसरी नज़रिया। पिदरसरी नज़रिया क्या है कि रियासत एक ऐसे ख़ानदान की वसी शक्ल है जिसका सरबराह जो है वो मर्द था या ख़ानदान का सबसे बुज़ुर्ग मर्द था,
वो बाप की शक्ल में हो सकता है, वो दादा की शक्ल में हो सकता है, या किसी भी पर्सन की शक्ल में हो सकता है। और मैट्रियार्कल थ्योरी से मुराद ये है कि रियासत एक ऐसे ख़ानदान की वसी शक्ल है जिसकी सरबराह जो है माँ थी या औरत थी। तो जो हेनरी मैन है, इन दोनों में से किस स्कूल ऑफ थॉट से तल्लुक़ रखता है? वो है पैट्रियार्कल थ्योरी। हेनरी मैन is considered as the strong supporter of the origin of the state, which theory है? पेट्रियार्कल थ्योरी। तो उसका तल्लुक़ है पेट्रियार्कल थ्योरी के है, और उसका वो सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्टर गिना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और सोशलिस्ट थ्योरी। तो ये जो तीन सियासी मुफक्रीन हैं, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है और रूसो जो है, इनका तल्लुक़ किस पॉलिटिकल थ्योरी के साथ है या किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ है, या इनके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन पाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, इनके आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जो थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है और जो रूसो है, ये तीनों लोग जो हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहलाते हैं, और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। और इसी वाले से जो है यही यूँ समझने कि इनकी जो वजह शोहरत है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर जो है, एज ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो है, तो इनकी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें जो थॉमस हॉब्स है उसने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया, उसके बाद जॉन लॉक का नंबर है, और तीसरे नंबर पे रूसो का नंबर है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आई थिंक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक़ होगा। अकॉर्डिंग टू द all social contractualists are the conditions existing prior to the creation of the state were termed as state of nature, political society। डी स्टूडेंट्स, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑल सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कौन है? जिन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है, और उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं वो हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। तो इनके मुताबिक इनका कहना क्या है? द कंडीशंस एग्जिस्टिंग प्रेयर टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, यानी रियासत, ये जो आज जिस रियासत के अंदर रहते हैं, तो रियासत के आगाज़ से पहले, रियासत के वजूद में आने से पहले का जो दौर है, वो जो हालत थी जब रियासत वजूद में नहीं आई थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, कोई लेजिस्लेचर, कोई एग्जेक्टिव, कोई जुडिशरी का दायरा नहीं था, कोई जो है वो पुलिस का दायरा नहीं था, कोई फ़ौज का दायरा नहीं था, यानी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो हर शख्स जो है एक ऐसी हालत, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हर शख्स जो है वो अपनी अपनी विल के मुताबिक रहता था या अपनी अपनी पावर के मुताबिक रहता था। तो वो जो हालत है, वो जो कंडीशन है, वो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, द कंडीशंस एग्जिस्टिंग प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट टर्म्ड एज स्टेट ऑफ नेचर और पॉलिटिकल सोसाइटी, द करेक्ट आंसर इज स्टेट ऑफ नेचर। तो वो हालत, वो कंडीशन जब रियासत वजूद में नहीं आई थी या रियासत के वजूद में आने से पहले का जो दौर है, उसको स्टेट ऑफ नेचर का दौर कहते हैं, यानी फितरी हालत का ज़माना कहते हैं। और स्टेट ऑफ नेचर का दौर क्या है? जिसमें इंसान अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करता था, यानी जो उसके जी में आता वो करता था। तो उस वक्त ना तो रियासत थी, ना कोई हुकूमत होती थी, ना कोई कानून था, ना कोई ज़ाब्ता था। तो हर शख्स जो है अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जो है, यानी माइट इज़ राइट के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करता था। तो उसको जो है वो स्टेट ऑफ नेचर का कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, इन विच बुक थॉमस हॉब्स गेव हिज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने बताना ये है कि जो थॉमस हॉब्स है उसकी वो कौन सी किताब है जिसके अंदर उसने अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। तो उससे दो ऑप्शन दिए गए हैं, द प्रिंस और द लिविएथन। द करेक्ट आंसर इज द प्रिंस। थॉमस हॉब्स प्रेजेंटेड इज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन इज फेमस बुक लिविएथन। और ये भी याद रख लीजिएगा सर राज जो है, द प्रिंस जो है वो मैकियावेली की किताब का नाम है, लेकिन यहाँ जो दुरुस्त जवाब है वो है थॉमस हॉब्स की किताब लिविएथन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टू हु प्रीचेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, कम्युनिस्ट, आइडियलिस्ट। हु प्रीचेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेटलेसनेस सोसाइटी,
वो कहता है कि कौन से लोग हैं या कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है या कौन सी थेरी है जो स्टेटलेसनेस सोसाइटी की, यानी गैर रियासती मुआशरे की बात करते हैं या उसकी तबलीग करते हैं या उसके हामी हैं, उसके सपोर्टर्स हैं। हु प्रीचिज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेटलेसनेस सोसाइटी, कौन है? कम्युनिस्ट हैं या आइडियलिस्ट हैं? तो आइडियलिस्ट तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो स्टेट के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं और स्टेट को बड़ा ताकतवर देखना चाहते हैं और स्टेट को जो है वो इंडिविजुअल के मुकाबले में भी ताकतवर देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो नहीं हो सकते। तो फिर बाकी क्या रह गया? कम्युनिस्ट। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि यहाँ कम्युनिस्ट की जगह पे सोशलिस्ट भी हो सकता है। यानी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया के ऊपर जो है कम्युनिज्म आ जाएगा, और यहाँ सोशलिस्ट ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर जब कम्युनिज्म गालिब आ जाएगा तो फिर रियासत जैसा जो इंस्टीट्यूशन है जिसको वो इस्तेसाली इदारा कहते हैं, तो वो कहते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और वो जो दौर होगा वो स्टेटलेसनेस सोसाइटी होगी, यानी उसमें गैर रियासती मुआशरा कायम हो जाएगा। खैर ये उनकी ख्वाहिश है, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द बुक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म वाज रिटन बाय एडवर्ड साइद और नॉम चॉम्स्की। और दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। द बुक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म बहुत मशहूर किताब है, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, वाज रिटन बाय एडवर्ड साइद और नॉम चॉम्स्की। इसमें करेक्ट आंसर है एडवर्ड साइद। ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आपको मौका मिले तो आपको लाजमी तौर पर पढ़ना चाहिए। कोई ज़्यादा तफसीली नहीं है, मुख्तसर सी किताब है और इम्पीरियलिज्म के ऊपर जो है और इम्पीरियलिज्म का जो इफ़ेक्ट होता है कल्चर के ऊपर जो है, और किस तरह जो है ये इम्पीरियलिस्ट पावर्स जो हैं वो दूसरी रियासतों के, कमज़ोर रियासतों के कल्चर को जो है वो इन्फ्लुएंस करती रही हैं। तो इसके ऊपर बहुत अथेंटिक जो है किताब गिनी जाती है, लाजमी तौर पे आप इसको पढ़िएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो? रियल नेम ऑफ प्लेटो, प्लेटो का असल नाम क्या था? एरिस्टॉटल्स और एरिस्टाटल। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टॉटल्स। जो प्लेटो है जिसको उर्दू में अफलातून कहा जाता है और वो सुक्रेटिस का शागिर्द है, उसका जो असल नाम था वो था एरिस्टॉटल्स। और एरिस्टॉटल्स को जो प्लेटो का नाम है वो उसके उस्ताद सुक्रेटिस ने दिया था, और सुक्रेटिस के साथ जो उसकी बड़ी अकीदत थी तो इसलिए उसने वही नाम जो है वो अडॉप्ट किया। तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो? द करेक्ट आंसर इज एरिस्टॉटल्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, एरिस्टॉटल्स और नीचे है एरिस्टाटल। एरिस्टाटल है अरस्तु और ऊपर वाला जो है जो करेक्ट आंसर है वो है एरिस्टॉटल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल साइंसेस। आपने बताना, ये टर्म है, ये टर्म आपने याद रखनी है। स्टेशियोलॉजी, स्टेशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल साइंसेस। द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्टडी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बिहेवियर क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, गवर्नमेंट हासिल कैसे करती हैं, एज ए अपोजिशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह जो है वो बिहेव करती है। तो ये मुकम्मल उनका जो बिहेवियर स्टडी होता है उसको स्टेशियोलॉजी जो है स्टेशियोलॉजी जो है इसको कहा जाता है। स्टेशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, डेट्स ये हो सकता है आवाज़ का जो है। द इनलाइटनमेंट आल्सो नोन एज द एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ एम्पायर्स। इनलाइटनमेंट रोशन ख्याली, इनलाइटनमेंट क्या है? इसको एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, एज ऑफ रीजन्स। द इनलाइटनमेंट आल्सो नोन एज द एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। और इसी से मुतल्लिक़ एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास। यूरोपियन पॉलिटिक्स, फिलासफी, साइंस और कम्युनिकेशंस वर रेडिकली रीओरिएंटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लॉन्ग 18th सेंचुरी। ये इरा है, इसको आपने याद रखना है, लॉन्ग 18th सेंचुरी, यानी इससे मुराद है फ्राम 1685 टू 1815, which is also known as enlightenment or imperialism. The correct answer is enlightenment. यानी इस इरा के दौरान जो है जो यूरोप है उसकी पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी फ़िलासफ़ी के अंदर, उसकी साइंस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर और जो पॉलिटिकल बिहेवियर हैं और जो सोशल लाइफ है उसके अंदर बड़ी रेडिकल चेंजेस जो थी वो रूनुमा हुई थी। और वो जो रेडिकल चेंजेस रूनुमा हुई उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इनलाइटनमेंट मूवमेंट। डेट इज़ आल्सो द
रीजनिंग जो है या रैशनलिज़म जो है, यानी जो मुख्तलिफ जो मजहबी तसादम था, मजहबी इख्तलाफात थे, और जो सोसाइटी जो है वो ट्रेडिशंस के अंदर फंसी हुई थी, तो उसको साइंटिफिक अप्रोच जो थी वो हासिल हुई थी इस दौर के अंदर जो है, तो उसको रोशन ख्याली कहा जाता है या इनलाइटनमेंट कहा जाता है। यूरोपियन पॉलिटिक्स, फिलासफी, साइंस एंड कम्युनिकेशन वर रेडिकली रीओरिएंटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लॉन्ग 18th century फ्राम 1685 to 1815, which is known as Enlightenment movement। और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनलाइटनमेंट मूवमेंट के साथ है। विच मूवमेंट स्टार्टेड इन यूरोप व्हेन मोर इंडिविजुअल्स स्टार्टेड टू सीक वेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू साइंस एंड रीज़न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मूवमेंट स्टार्टेड, कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई इन यूरोप के अंदर, व्हेन मोर इंडिविजुअल्स स्टार्टेड टू सीक वेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू साइंस एंड रीज़न, कि जब यूरोप के नौजवानों ने, यूरोप की एक नस्ल ने जो है, नौजवानों ने जो है, इंसानों ने जो है दुनिया को साइंस और रीज़न की बुनियाद के ऊपर, रैशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर और रीजनिंग की बुनियाद के ऊपर जो है समझने की कोशिश की, तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इनलाइटनमेंट मूवमेंट। यानी मज़हब की बजाय और ट्रेडिशंस की बजाय और कस्टम्स की बजाय उन्होंने क्या किया कि रीजनिंग की बुनियाद के ऊपर जो है और साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो है इस दुनिया का जो सिस्टम है, इस कायनात का जो सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश की, तो उस मूवमेंट को जो है इनलाइटनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। तो आंसर इसका है इनलाइटनमेंट मूवमेंट, और ये इनलाइटनमेंट मूवमेंट की डेफिनेशन भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द 30 Years वार। ये जो 30 Years वार है ये लड़ी गई फ्राम 1618 टू 1648। तो ये 48 के दरमियान ये जो 30 Years वार लड़ी गई, और उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन होता है। द 30 Years वार, सेंचुरीज ऑफ मिस ट्रीटमेंट ऑफ द इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्कीज। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 30 साल जंग का जो एक्सपीरियंस था, जो 1618 से 1648 तक लड़ी गई, उसके बाद सेंचुरीज ऑफ मिस ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द मोनार्कीज, और बादशाहों के हाथों में जो लोगों को कई सदियों तक मिस ट्रीट किया गया, उनकी तजलील की गई, उनके साथ जो है इंतहाई जो है वो अफसोसनाक सलूक किया जाता था, उनको ग़ुलामों की तरह जो है उनके साथ डील किया जाता था और उनका इस्तेहसाल किया जाता था। तो कई सदियों तक ये मामला। एंड द चर्च, यानी बादशाहों और चर्च दोनों की तरफ से जो है इंसानों का इस्तेहसाल किया गया था। एंड ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की तरफ से जो है वो एक बहुत बड़ा इस्तेहसाल जो था किया गया। एंड यूरोपियन थिंकर्स इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड कास्ट विच मूवमेंट इन यूरोप, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो यूरोपियन थिंकर्स थे उन्होंने दुनियावी मामलात के अंदर जो है, जो इंटेलेक्चुअल्स थे यूरोप के, उन्होंने दुनियावी मामलात के ऊपर जो है वो सोचना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है और स्टेट का रोल क्या है, स्टेट को कैसा होना चाहिए और स्टेट का सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्टेट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और इंडिविजुअल का और स्टेट का आपस में क्या ताल्लुक है, इंडिविजुअल और स्टेट में से कौन जो है वो सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है, ये इशू क्या है, और जो फ्यूडल्स हैं उनका क्या रोल है, जो कैपिटलिस्ट हैं या जो कम्युनिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर जो यूरोपियन थिंकर्स थे उन्होंने गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। तो ये इन सारी चीज़ों ने जो है एक नई चीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई, एक नई मूवमेंट जो है इसके ज़रिए वजूद में आई। तो ये चीज़ जो है यानी 30 Years वार, और बादशाहों और चर्च के हाथों इंसानों की तजलील होती थी और उनका इस्तेहसाल होता था, फिर एक्सप्लॉयटेशन जो है हर मामले के अंदर होती थी, पॉलिटिकल है, जो सोशल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, और उसके बाद यूरोपियन थिंकर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का इन मामलों के ऊपर जो है गौर व फिक्र करने से इस चीज़ ने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, इस सारे एटमॉस्फेयर ने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनलाइटनमेंट मूवमेंट को या फाशिस्ट मूवमेंट को। तो इसका दुरुस्त जवाब है इनलाइटनमेंट मूवमेंट। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।